Welcome to VLearn. This is session 6 of Technology Commercialization. So in today's session, we are going to discuss about creating a strategy structure. Under this topic, we are going to discuss about venture strategy. After that, we are going to discuss the industry and context for a firm. Then we are going to discuss about strengths and opportunities in SWOT analysis. Then we are going to discuss about the barriers to entry. Then how to achieve a sustainable competitive advantage. And at last we are going to discuss about matching tactics to markets. So first of all, let us discuss about venture strategy. So our strategy is a plan or a roadmap of the actions that a firm or an organization will take to achieve its mission and goals, but it is not static. Imagine the difficulties of navigating through most towns with a map from 1900. अब यहाँ पर क्या है, जब भी हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, स्ट्रेटजी एक तरीके से रोड मैप की तरह वर्क करती है. दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ रोड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटजी है वो एक रोड का वर्क करती है जिसकी हेल्प से वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है. अगर हम यहाँ पर अब एक एग्जांपल लिया है कि इमेजिन करें कि 1900 में हमें टाउन्स को विजिट करना था विद अ मैप, तो मैप की हेल्प से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, एज यू कैन सी हेयर इन द नेक्स्ट पॉइंट. In other words, a strategy is a firm's theory about how to compete successfully within the current realities of its industry. हम किसी भी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर सकते हैं, how to compete successfully within the current realities of its industry, इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं with the help of venture strategy. So to be useful, the plan must be action oriented and based on the firm's opportunities. सक्सेसफुल होने के लिए, यूजफुल होने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के बेसिस पर होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ्स पर डिपेंड होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, द मोस्ट एफिशिएंट रूट फॉर अ साइक्लिस्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मे बी डिफरेंट फॉर ए मोटरिस्ट. सपोज एक रूट है जिसको कि हमें साइकिल से कवर करना है, हम साइकिल से उसको कवर करेंगे तो वो हमारे लिए इजी है, बट अगर उसी वे को हम बाइक से कवर करते हैं तो हो सकता है वो पॉसिबल ना हो. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. नाउ द डिजायर्ड आउटकम ऑफ ए स्ट्रेटजी इज ए सस्टेनेबल कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द डायनामिक नेचर ऑफ द कम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड. अ स्ट्रेटजी हैज़ टू बी सिंपल एंड क्लियर. जो हमारी स्ट्रेटजी है यहाँ पर सस्टेनेबल कम्पिटिटिव की बात, कम्पिटेंस की अगर हम बात करें तो डायनेमिक नेचर होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसलिए हमारी स्ट्रेटजी सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जिन्हें हम नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें. सो दिस अलाउज एवरीवन टू वर्क ऑन ए कॉमनली अंडरस्टूड स्ट्रेटजी. इसके हेल्प से क्या होता है, एक कॉमन स्ट्रेटजी हम डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू the whole organization can work on a common strategy. Now a strategy can be viewed as a plan that integrates a firm's goals and actions into a cohesive whole that draws effectively on its resources and capabilities. जो strategy है वो इंटीग्रेट करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, एक्शंस को, जिसकी हेल्प से हम रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं. So the essence of strategy is choosing the priorities and deciding what to do and what not to do. स्ट्रेटजी की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है. सो द स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज डिटरमाइन हाउ बिजनेस इज पोटेंशियल, हाउ बिजनेस इज पोजिशन रिलेटिव टू द ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव्स के अकॉर्डिंग हमारी क्या पोजिशन है मार्केट में, बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या लेवल है. सो एज द कॉम्पिटिटिव कंडीशंस चेंज द न्यू वेंचर एडजस्ट्स इट्स स्ट्रेटजी टू मीट द न्यू कंडीशंस. जब कॉम्पिटिटिव कंडीशंस चेंज होती हैं, मार्केट चेंज होता है, तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो भी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है.
Now the next topic here is the industry and context for a firm. So a full description of the customer and the industry will help the entrepreneur build a sound strategic plan. अगर किसी भी पर्सन के पास, इंटरप्रेन्योर के पास कस्टमर की फुल डिटेल है, फुल नॉलेज है, तो वो वहाँ पर एक साउंड स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्यूरेटली नेम एंड डिस्क्राइब द इंडस्ट्री इन विच द फर्म इज और विल बी ऑपरेटिंग. इसलिए जो सबसे पहला टास्क होता है वो होता है वहाँ पर प्रॉपर नेम डिफाइन करना, प्रॉपर यूसेज डिफाइन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स that are close substitutes for each other and serve the same customers. Thus, selecting the telecommunications industry may be too broad. यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल है कि अगर हमें यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो मार्केट में उसके काफ़ी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो हमें यहाँ पर सेम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होता है विद द सेम प्रोडक्ट. इसलिए बेस्ट वे है कि हम यहाँ पर बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को चूज़ करें टू attract the customers. Now the next thing is the definition of the industry should be more focused, such as the internet service provider industry serving homes and business in Ohio and Indiana. If data are not available for the targeted area of the market, the closest proxy should be used. अब यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई एक सर्विस आपने प्रोवाइड की है कस्टमर को, उस टाइम वो अवेलेबल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल होना चाहिए. लाइक अगर यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है इंडियाना में या ओहियो में जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लोजेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर्स. नाउ this six forces model is one popular method for evaluating the competitive forces in a industry. किसी भी इंडस्ट्री में जो competitive forces हैं उनको evaluate करने के लिए हम six forces model का यूज़ करते हैं. यहाँ पर जो six forces हैं, these six forces are as follows. First one is firm rivalry, that means firm के जो competitors हैं मार्केट में उन पर हम फोकस करते हैं. Then second one is थ्रेट ऑफ एंट्री बाय न्यू कंपिटिटर्स, दैट मीन्स डेली मार्केट में न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, उनसे भी थ्रेट होता है. देन कम्स द थर्ड वन, दैट इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स मार्केट में डेली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही हैं, सो उनसे भी थ्रेट होता है. देन नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. ये जो फैक्टर है ये कस्टमर्स पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, सो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर ये फोर्सेस डिफाइन करते हैं हमारी इवेल्युएशन को. देन द नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंटर्स. जो कॉम्प्लीमेंटर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है उस पर डिपेंड करता है. सिमिलरली बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, जो प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर पर भी ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. Now the next thing is this model enables the analyst to consider all the issues facing in a new entrant by describing the key industry factors. So the rivalry among the industry competitors may be intense or modest. In some industries the bargaining power of the customer may be modest. यहाँ पे ये जो हमने पावर्स की बात की, फैक्टर्स की बात की, ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी बार्गेनिंग पावर है. लाइक हमने डिस्कस किया कि अगर किसी कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिस्काउंट ले सकता है, वो कम कॉस्ट देगा तो उससे कंपनी को कम प्रॉफिट होगा. सो यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं कंडीशंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ SWOT एनालिसिस. सो हेयर अ स्ट्रेटेजी एड्रेसेस द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग इन विच अ फर्म ऑपरेट्स. किसी भी फर्म के जो यहाँ पर 4 एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं. सो फर्स्ट वन इज अ फर्म्स स्ट्रेंथ. जो फर्म की स्ट्रेंथ्स हैं उन पर फोकस किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. देन इट्स वीकनेसेस, किसी भी फर्म की क्या वीकनेसेस हैं, क्या कमियां हैं. देन अपॉर्चुनिटीज, दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटीज विच अ फर्म इज गेटिंग. देन द लास्ट वन इज द थ्रेट्स इन इट्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, लाइक जो डायनामिक एनवायरनमेंट है वो खुद में ही एक कंपटीशन है,
कॉम्पिटिटिव एक एज प्रोवाइड कराता है। सो दिस एनालिसिस इज ऑफन कॉल्ड अ स्वॉट एनालिसिस। ये जो एनालिसिस हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटीज़ का या एनवायरमेंटल थ्रेट्स का, इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। सो हेयर एस मीन्स स्ट्रेंथ्स, W means weakness, O means opportunities, and T means threats. So that's why we call it SWOT analysis. So it allows a firm to match its strengths, weaknesses with opportunities and threats. ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के साथ मैच कर सके। सो फाइंड द पर्पस फॉर विच इट इज़ बेस्ट सूटेड, और मैचिंग के बाद कंपेयर कर सके कि वो किस टास्क के लिए बेस्ट सूटेड है और उस पर ऑपरेट कर सके। नाउ अ फर्म्स स्ट्रेंथ्स आर इट्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, इट्स वीकनेसेस आर इट्स लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज। यहाँ पर जो वीकनेसेस हैं, लिमिटेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो रिसोर्सेज पर भी डिपेंड कर सकती हैं। लिमिटेशंस उसकी ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं, जो वीकनेसेस हैं वही उसकी लिमिटेशंस होती हैं। सो अ फर्म्स अपॉर्चुनिटीज आर इट्स चांसेस फॉर सक्सेस इन अ न्यू एंट्री ऑफ प्रोडक्ट इन इट्स इंडस्ट्री। जो अपॉर्चुनिटी है वो चांस प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में इस्टेब्लिश होने के लिए। सो द थ्रेट्स आर एक्शंस और इवेंट्स आउटसाइड इट्स कंट्रोल इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। सिमिलरली जो थ्रेट्स होते हैं वो कुछ एक्शंस या इवेंट्स होते हैं जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से होते हैं, जो कि कंपनी के आउटसाइड हैं। नाउ द स्वॉट एनालिसिस प्रोवाइड्स द क्वेश्चंस फॉर ए स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स एंड हेल्प्स अ फर्म एक्सप्लॉइट इट्स स्ट्रेंथ एंड अवॉइड और फिक्स इट्स वीकनेसेस, सीज इट्स गुड अपॉर्चुनिटीज एंड मिटिगेट इट्स थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि वो जिसकी हेल्प से वो डील कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ, अपनी वीकनेसेस के साथ और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। सो एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट्स आर मार्केट शिफ्ट्स। थ्रेट्स के एग्जांपल हो सकते हैं मार्केट शिफ्ट्स, रेगुलेटरी चेंजेस, दैट मीन्स जो कॉन्टीन्यूस चेंजेस होते हैं मार्केट में, एंड डिलेज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को हमें डेवलप करना है, उसमें डिले हो गया तो ये भी एक तरीके का थ्रेट होता है। सो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूड इंक्रीजिंग डिमांड। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी डिमांड अगर इंक्रीज होगी मार्केट में तो ये भी एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। देन रिपीटेड यूज एंड विलिंगनेस टू पे, सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बैरियर्स टू एंट्री। सो बैरियर्स टू एंट्री आर फैक्टर्स दैट मेक इट कॉस्टली फॉर कंपनीज टू एंटर एन इंडस्ट्री। बैरियर्स वो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी कंपनी को मार्केट में एंटर करने से रोकते हैं, उसको फोर्स करते हैं। सो द ग्रेटर द कॉस्ट द पोटेंशियल कंपिटिटर्स मस्ट बियर टू एंटर एन इंडस्ट्री, द ग्रेटर आर दी बैरियर्स टू एंट्री। जितनी ज़्यादा कॉस्ट रखते हैं उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, वो एक तरीके से बैरियर का वर्क करता है। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द 6 पोटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री। सो ये जो पोटेंशियल हैं वो इस तरीके से हैं, लाइक द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जो हमारी इकोनॉमिक्स है, कोई एक पर्टिकुलर स्केल हमने सेट किया है, उस पर ये बैरियर एक डिपेंड करता है। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी एक बैरियर है कि हमें दूसरों से इसको डिफरेंशिएट करना होता है अपने प्रोडक्ट को। देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती, तो वो भी एक तरीके से बैरियर का वर्क करती हैं। देन डायनामिक एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है काफ़ी, वो डेली चेंज हो रहा है, मार्केट डेली चेंज होता है, तो उसमें भी एग्जिस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए ये भी एक बैरियर है। देन स्विचिंग कॉस्ट। कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी पड़ती है, सो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अचीविंग ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो अ डिस्टिंक्टिव और यूनिक competency is a matchless strength that a firm can use to achieve superior operating conditions that lead to a strong competitive advantage. That means sustainable competitive advantage के लिए हमें distinctive features accept करने होते हैं, हमें दूसरों से हटकर कुछ करना होता है। सो अगर हमें एडवांटेज लेना है मार्केट में तो हमें कुछ यहाँ पर डिफरेंट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी होती हैं।
So a SWOT analysis helps the entrepreneur identify this unique competency. SWOT analysis के हेल्प से जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हैं इस यूनिक कॉम्पिटेंसी को. So the resources are financial, human, physical and organizational and include patents, brand, know-how, plants and equipments and financial capital. यहाँ पर हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं. रिसोर्सेज जो हो सकती हैं वो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकती हैं. सो द कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ फर्म इंक्लूड स्किल्स. किसी भी फर्म की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हो सकती हैं उनकी स्किल्स, उनके मेथड्स, उनके प्रोसेस मैनेजमेंट. सो इट इज़ यूजफुलनेस ऑफ बोथ कैपेबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज इन अ कोऑर्डिनेटेड वे दैट लीड्स टू डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज. अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रॉपर यूजफुल वे में कैरी आउट करते हैं अपने कैपेबिलिटीज़ को और रिसोर्सेज को, तो ये हमें एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड कराते हैं मार्केट में. सो अ फर्म मस्ट हैव, फर्म में ये फीचर्स होने चाहिए. दैट इज़ अ वैल्यूएबल सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट दोज रिसोर्सेज. रिसोर्सेज यहाँ पर प्रॉपर होने चाहिए, वैल्यूएबल होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें. देन अ यूनिक कैपेबिलिटी टू मैनेज कॉमन रिसोर्सेज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैचिंग टैक्टिक्स टू markets. So a company can be said to be successful if it outperforms its competitors over time. कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल कहलाती है जब वो अपने मार्केट में जो कंपिटिटर्स हैं उनको पीछे छोड़ दे. So another view of how to formulate the best strategy for a venture is to match the firm's approach to the pace of the market. यहाँ पे जो मेन चीज़ है किसी भी कंपनी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो ये है कि उन्हें इस तरीके की स्ट्रेटजी डिफाइन करनी चाहिए कि वो अपने नीड के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने अप्रोच को उन्हें चेंज करना चाहिए जिससे कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें. सो टू डील विद दिस वी कैन यूज़ डिफरेंट अप्रोचेज. यहाँ पर इसको डील करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ करते हैं. लाइक हेयर द फर्स्ट अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन इस्टेब्लिशिंग ए पोजिशन इन एन इंडस्ट्री एंड डिफेंडिंग इट. जो हमारा पहला अप्रोच होता है वो होता है कि हमें पहले मार्केट में पोजीशन बनानी है और फिर उसे डिफेंड करना है. सो हेयर द गोल इज टू पोजीशन द कंपनी सो दैट इट्स कैपेबिलिटीज प्रोवाइड द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द कम्पिटिटिव फोर्सेज. यहाँ पर वही हम एफर्ट्स करते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को डिफेंड कर सकें मार्केट में फ्रॉम द कम्पिटिटिव फोर्सेज. नाउ द नेक्स्ट, that is the second method, focuses on resources such as patents and brand and attempts to leverage those resources against the resources of the competitors. second method में हम क्या करते हैं, resources पर फोकस करते हैं, जैसे कि patents हो सकता है, brands हो सकते हैं. यहाँ पर हम attempts करते हैं कि हमारे जो competitors हैं उनसे better quality, better product, better brand हम provide कराएं. Then the third approach may be called emergent and is based on flexible and simple rules. Firms using this method to develop a strategy select a few significant strategic processes and build simple rules to guide them through the ever-changing marketplace. थर्ड अप्रोच में क्या है, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं जो कि नीड के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकें. ये इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट है वो डायनामिक होता है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. सो नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, सो यू कैन ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बैरियर्स टू एंट्री. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 6 forces of 6 force model. So this is the end of today's session. Thank you.